नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन। बहरहाल नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं और ये हदीस मुबारक रोज़ाना सियासत के सफ़े आखिर पर शाये होती है। तो बहरहाल आज की जो हदीस हम आपको सुना रहे हैं वो है अखयारकुम एहसानकुम अखलाक़न, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसके अखलाक बेहतर हों। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक अल्लाह के नबी को, अल्लाह के नबी की रिसालत को मानने वाले जो होते हैं वो और अल्लाह के नबी से इश्क करने वाले होते हैं, वो दुनिया को अपने किरदार से जीत लेते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर सऊदी अरब अगर आप जाएंगे उम्रा या हज के लिए तो आप देखेंगे कि किस कदर बड़ी बड़ी वादियाँ हैं वहाँ पर और वहाँ की संगलाग जो ज़मीं हैं, अगर उसका तस्वुर भी करेंगे, अगर वहाँ के रेगिस्तानी सहरा का जिक्र करेंगे तो ऐसा लगता है कि ये आप रेगिस्तान यानी रेती के समंदर में आ गए हैं। लेकिन वहाँ से इस्लाम जो फैला तो आप देखेंगे कि 23 लाख मुरब्बा किलोमीटर का तक इस्लाम फैल चुका था हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में। तो बहरहाल गौर कीजिए, ये सिर्फ अखलाक की वजह से, ये सिर्फ दियानतदारी की वजह से, ये जो कुछ भी हुआ है ईमानदारी की वजह से और मुसलमानों की तहारत व पाकीज़गी और नफासत पसंदी की वजह से ये सब कुछ हुआ था, उनके मामलात की वजह से हुआ था, अल्लाह पर ईमान की वजह से, सबसे बढ़कर अल्लाह पर ईमान और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से वो सारी दुनिया पर छा गए थे। तो बहरहाल ये तो हदीस मुबारक रही है। और लेकिन जहाँ तक खबरों का सवाल है तो आपको बता दूँ कि कर्नाटक में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने शोबे तालीम पर सवालात उठा दिए हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि कौमी सतह पर NCERT के जो निसाब है उसको भी जहरीला रंग दिया जा रहा है और यहाँ तक कि मुग़ल हुक्मरानों का जो अज़बाक शामिल थे, उनकी बहादुरी के जो कारनामे थे या उनकी इंसानियत नवाजी जो थी, इंसाफ पसंदी थी, यानी जहांगीर का जो इंसाफ हुआ करता था, शाहजहाँ की जो हिंदुस्तान को सजाने संवारने और सजावट के सामान हुआ करते थे, या अकबर की हिंदू मुस्लिम और गंगा जमनी तहजीब को मजबूत करने के लिए जो इक़दामात हुआ करते थे, और औरंगज़ेब के जो लोगों के साथ बिला लिहाज मजहब मिल्लत इंसाफ पसंदी थी उसे यानी NCERT सिलेबस से निकाल दिया गया, फ़िरक़ा परस्त जहर भर दिया गया। और उसके बावजूद भी आप देखेंगे उसका जहर का असर ये हुआ कि एक PCS यूनिवर्सिटी है कर्नाटक की, और वहाँ पर अफ़ान नामी एक शख्स जो तालिब इल्म है वो अपने प्रोफेसर से, जिसका नाम डॉक्टर मुरलीधरन देशपांडे बताया जाता है, इजाज़त तलब करता है कि क्या मैं क्लास से बाहर जा सकता हूँ। तब वो जो प्रोफेसर है, आप अंदाज़ा कीजिए अगर प्रोफेसर या असातिज़ा या टीचर्स भी जहरीले यानी मवाद को अपने जो जहन अज़ान क़ुलूब में भरे हुए हैं वो अगर निकाल फेंकेंगे तो फिर माहौल का क्या हाल होगा। तो बहरहाल वो जो प्रोफेसर है बड़ी बेशर्मी के साथ कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम दहशतगर्द हो, टेररिस्ट वो कहता है, और कहता है कि तुम्हारी तरह लोगों की वजह से ईरान की जंग छिड़ गई है, इस तरह की वो बातें करता है। तो बहरहाल नाज़रीन, और ये भी कहता है कि स्टूडेंट को, अपने स्टूडेंट को कहता है कि तुम जहन्नुम में जाओगे। तो बहरहाल आप अंदाज़ा कीजिए कि एक प्रोफेसर जिसका काम ये होता है कि वो तालीम बांटे या ज़ेवर इल्म से अपने तलबा को आरास्ता करे, वो जहरीले बकवास करता है। तो बहरहाल सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने आज खुद नोटिस लेते हुए उस प्रोफेसर के खिलाफ कानून की दफ़ा यानी BNS की दफ़ा 299 और 352 के तहत FIR भी दर्ज कर ली है। और कॉलेज इंतज़ामिया जो है, जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, उन्होंने उस प्रोफेसर को मुअत्तल कर दिया है। बाद में कॉलेज इंतज़ामिया से उस प्रोफेसर ने माज़रत ख़ाही की है, लेकिन तालिब इल्म से उसने माज़रत ख़ाही नहीं की है। तो बहरहाल सज्जा साहब, हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी विकसित भारत यानी तरक्की याफ्ता भारत और आत्मनिर्भर भारत यानी खुद मुक्तफ़ी भारत का नारा लगाते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि सब ये कागज़ पर मौजूद है, अमली तौर पर कुछ भी नहीं है। तो क्या अब जो असातिज़ा हैं या प्रोफेसर्स है, लेक्चरर्स है या टीचर्स है, वो अगर जहर उगलने लगे तो इस मुल्क का क्या होगा? बिल्कुल, देखिए एक बहुत ही संगीन सूरत हाल पैदा हो गई है कि सारे मुल्क में हम देख रहे हैं कि इतनी जो है नफ़रत भर दी गई है। हैरत होती है कि इन 10 सालों में कैसे जो है ये नफ़रत का जहर सरायत कर गया। देखिए, ये कुदरती तो नहीं हो सकता,
اور اگر یہ قدرتی ہے تو یہ بہت تعجب خیز بات ہے کہ 10 سالوں میں ہندوستان میں کیا پڑھا لکھا کیا جاہل، سبھی لوگوں میں ایک ایسا مسلمانوں کے حوالے سے ایک ایسا زہر بھرا گیا ہے یا بھر دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اب دیکھیے، اب ایک زمین تنگ کی جا رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ میں ایک ایم پی نے مسلم ایم پی کو جو ہے گروادی کہا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے جو ہے بھری پارلیمنٹ میں ایک ایم پی امروہہ کے ایک مسلمان ایم پی کو، جو امروہہ کی نمائندگی کرتا تھا، یو پی کے امروہہ کی، اس کو وہ دہشت گرد قرار دیتا ہے، گروادی قرار دیتا ہے، اور اس ایم پی کے خلاف حکومت جو ہے کوئی ایکشن نہیں لیتی، تو پھر جو ہے صورتحال آپ کو صاف نظر آ جائے گی کہ کس طرح کے جو ہے حالات بنائے جا رہے ہیں۔ باضابطہ جو ہے اس ملک میں جب سے بی جے پی اقتدار میں آئی ہے، باضابطہ جو ہے بے روزگاروں کے گروپ بنائے گئے ہیں، غنڈہ گردی کا ماحول پیدا کیا گیا ہے، کبھی لو جہاد کے نام پہ، تو کبھی جو ہے گو رکشا کے نام پہ، تو کبھی کسی نام پہ۔ مطلب یہ کہ کوئی خانہ خالی نہیں چھوڑا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ بی جے پی کی حکومت والی ریاستوں میں تو انتہا کر دی گئی ہے۔ پوری سرپرستی، سرکاری سرپرستی حاصل ہے شرپسندوں کو بھی، انتظامیہ کو بھی، افسروں کو بھی، عہدیداروں کو بھی، سبھی کو جو ہے۔ آپ دیکھیے پونے میں جو ہے ایک بچہ، انڈیا پاکستان میچ ہوتا ہے، ایک معصوم بچہ میچ دیکھ رہا ہے، اب وہاں سے ایک سڑک پہ سے اس کی گھر کی کھڑکی کے پاس سے ایک جو ہے بی جے پی کا یا شرپسند وہاں سے گزر رہا تھا، اس کو وہاں سے پاکستان زندہ باد کی آواز آئی، جبکہ ٹیلی ویژن کے اندر سے ایسی آوازیں آتی ہیں جب جو ہے اسٹیڈیم میں اس طرح کے میچز، انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو دونوں طرح کی آوازیں آتی ہیں۔ تو پھر اس نے پولیس میں کمپلین کیا، اور پولیس نے آ کے اس بچے کو، اس کے باپ کو گرفتار کیا، اور اس کے باپ کی دکان گرا دی گئی، بند کر دی گئی، سیل کر دی گئی، اور اس کے گھر کو گرا دیا گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کس نوعیت کا جو ہے فیصلہ یہ انتظامیہ کر رہی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات پہ، ایک ٹی وی سے نکلنے والی آواز پہ، بلا سوچے سمجھے، بلا تحقیق کیے، پاگلوں کی طرح آپ یہ ایکشن لیں گے تو یہ کتنا خطرناک ایکشن، کتنا خوفناک جو ہے ایکشن ہو گیا ہے۔ اور پھر جو ہے ایک پونے کے ایک تاریخی مقام پہ جو ہے کچھ خواتین، تفریحی مقام ہے، گارڈن ہے تفریحی مقام کے اندر، ایک تاریخی عمارت ہے، ایک قلعہ ہے تاریخی، اس کے گارڈن کے اندر کچھ خواتین نماز پڑھتی ہیں، ظہر کا وقت ہوتا ہے، تو ان کے خلاف باضابطہ کیس درج کیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہاں کے ایم پی دوسرے دن اس مقام پہ پہنچ کے اس جہاں پہ نماز پڑھی گئی ہے وہاں گائے کا پیشاب ڈال کے دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے اس جگہ کو پاک کیا ہے۔ تو اب اس سے بری بات اور اس سے برا ماحول کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس کے بعد دیکھیے آسام میں یہ کہتے ہوئے عمارتوں کو گرایا جاتا ہے کہ یہاں مدرسے تھے اور مدرسوں میں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ مدرسوں کو یہ کہا جا رہا ہے، آسام کا چیف منسٹر کہتا ہے کہ یہاں دہشت گردوں کی تعلیم دی جاتی ہے، اور جو ہے وہ مدرسوں کو گرانے کا کام کرتا ہے۔ یو پی کا چیف منسٹر اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ ہم جو ہے اسمبلی میں اردو کو شامل کر کے مسلمانوں کو مولوی ملا کٹ ملا نہیں بنانا چاہتے۔ اب بتائیے جو ہے لوگوں کو مولوی ملا نہیں بنانا چاہتے، اردو شامل کر کے۔ اسمبلی کی زبانوں میں جب انگریزی شامل کی گئی تھی تو اپوزیشن جماعتوں نے کہا تھا کہ لکھنؤ کی زبان اردو ہے اور اردو بھی شامل ہونی چاہیے، تو یو پی کا چیف منسٹر کہتا ہے اسمبلی میں کھڑے ہو کے ہم اردو یہاں پہ اردو لا کے جو ہے کٹ ملا یا مولوی بنانا نہیں چاہتے۔ اس طرح کی زبان جو ہے ایک چیف منسٹر استعمال کرتا ہے، تو اس سے بڑا المیہ اور اس سے بڑی بدترین بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بنارس میں رمضان کے مہینے میں وہاں ایک کشتی میں جو ایسے بوٹس جو ہے تفریح کے لیے وہاں پہ جو ہے گنگا میں بوٹس ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے چلائے جاتے ہیں،
उस बोट में बैठे कुछ नौजवान जो तफरी के लिए आए थे, जो गंगा नदी की जो है सैर के लिए आए थे, उस बोट में बैठ के वो नौजवान जब इफ्तार का वक्त होता है तो वो इफ्तार करते हैं वहाँ पे। तो टोपियाँ पहन के, ज़ाहिर बात है मुसलमान है, रमज़ान का महीना है, इफ्तार का वक्त है, इफ्तार करना है, तो वो टोपी पहन के एहतमाम से करेंगे। तो वो टोपियाँ पहन के इफ्तार करते हैं। तो कुछ उस कश्ती में या आसपास में मौजूद कुछ शरपसंद उनके ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हैं और पुलिस उनको गिरफ़्तार करके ले जाती है। तो इस तरह की हालात पे हुकूमत सरजनिश नहीं करती, मरकज़ी सरकार सरजनिश नहीं करती, चीफ मिनिस्टर और वज़ीर आज़म की तरफ से खामोशी का रवैया अख्तियार किया जाता है, तो यकीनन ये एक अलमनाक बात है। तो फिर इसके बाद इससे बात साफ और वाज़ेह हो गई कि ये लोग चाहते क्या हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो है अब बेंगलुरु में जो है एक प्रोफेसर बेंगलुरु में एक क्लास में पढ़ा रहा था, और जो है उस क्लास में वो एक बच्चे को जो मुसलमान था बार बार मुखातिब करके टेररिस्ट, दहशतगर्द कह रहा था। उसने सिर्फ दहशतगर्द ही नहीं कहा, उसने इज़राइल ईरान जंग का भी हवाला दिया और कहा कि तुम मुसलमानों की वजह से जो है दुनिया में जंगें हो रही हैं, तुम मुसलमान दुनिया को ख़राब कर रहे हो, तुम लोग दहशतगर्द हो, तुम लोग टेररिस्ट हो। अगर इस तरह की जो है ज़बान इस्तेमाल की जाती है, अगर इस तरह का जो है माहौल बनाया जाता है, और अगर इस तरह से जो है दहशत का माहौल बनाया जाता है, तो ये तो अफसोसनाक बात है। और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए जब तुलबा एहतजाज करते हैं, तुलबा कहते हैं कि इस प्रोफेसर ने बेजा एक बच्चे को जो है टारगेट किया, तो उन तुलबा को खामोश बिठा दिया जाता है और धमकी दी जाती है कि तुम्हारा कैरियर तबाह कर दिया जाएगा। आप अंदाज़ा लगाइए, इस तरह का माहौल बनाया जाता है तो फिर इस मुल्क का क्या होगा। यकीनन इस मुल्क में अगर आप नफ़रत का ये माहौल बनाओगे तो फिर उसके बाद क्या हालात होंगे। देखिए, आपके जहनों में तो पूरी तरीके से ऐसा मालूम होता है कि नफ़रत का जहर भर दिया गया है। आप देखिए, धुरंधर 2 के नाम से एक फिल्म आई है, इंतहाई नफरत अंगेज। जब भी इलेक्शन आता है आप करोड़ों रुपए लगा के जो है दलिंदर 2 होना चाहिए वो, बिल्कुल एक फिल्म बना देते हैं। केरला में इलेक्शन आया, केरला स्टोरी बना दिया आपने, फिर केरला स्टोरी, अब केरला में इलेक्शन है असेंबली का, तो केरला 2 स्टोरी आपने रिलीज़ कर दी। ना सिर्फ रिलीज़ करते हैं इस तरह के जो है इंतहाई नफ़रत वाली फिल्में, बल्कि लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। बीजेपी के लीडरों को, एमपीज़ को, एमएलएस को काम पे लगा दिया जाता है कि आप लोगों को जो है फिल्म देखने के लिए भेजिए। आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह का झूठ परोसा जा रहा है। एक एंकर जो है एक डिबेट में जब एक लीडर ये पूछता है कि वज़ीर आज़म मोदी इज़राइल एक ऐसे वक्त क्यों गए थे जबकि वहाँ जंग छेड़ने वाली थी और उनको उस जंग का पता था, तो एंकर फौरी जो है आपे से बाहर हो जाता है और कहता है कि आप ये अज्यूम कैसा कर सकते हैं। तो आप पूरे इंडिया में जो है आप मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है उसको दहशतगर्द अज्यूम करते हैं आप, और दूसरों को ये बात करते हैं। तो आप वज़ीर आज़म के ताल्लुक़ से कोई ये कहता है कि ये जो है ये उनको मालूम था वहाँ पे जंग हो रही है, तो कहता है वो कि अज्यूम कैसे करते हैं आप। तो जब वज़ीर आज़म के ताल्लुक़ से आपको जो है आप आपे से बाहर हो रहे हैं, तो फिर देखिए इस माहौल को ख़राब करने में, इस तरह के हालात बनाने में जो लोग आज जो है हुकूमत का साथ दे रहे हैं, आने वाले दिनों में पछताने के लिए भी उनके पास ना अल्फाज बचेंगे ना आंसू बचेंगे। इस तरह के बुरे हालात पैदा होंगे। ये अंदाज़ा नहीं लगा रहे हैं, लोगों को आपस में लड़ा के, लोगों में नफ़रत पैदा करके, लोगों में जो है माहौल ख़राब करके आप इस मुल्क को तरक्की नहीं दे सकते।
बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक अंग्रेज़ों के दलालों का सवाल है, अंग्रेज़ों के दलालों ने हमेशा अंग्रेज़ों की ताईद व हिमायत की। अंग्रेज़ों के जो रुझानात थे, अंग्रेज़ों के जो अंदाज थे वो इख्तियार किए। अंग्रेज़ों ने सबसे पहले डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी अपनाई, और आप देखेंगे कि आज भी यहाँ यही चल रहा है। यानी काले अंग्रेज़ जो हैं वो फूट डालो, काले अंग्रेज़ नहीं तो मैं इनको तो हिंदुस्तान के काले गद्दार कहता हूँ। तो बहरहाल इन काले गद्दारों ने हिंदुस्तान को फूट डालो और हुकूमत करे की पॉलिसी जो अंग्रेज़ों की थी उसमें के गहरे गड्ढे में ढकेल दिया है। और गहरे गड्ढे में ढकेलने के बाद अब ये समझ रहे हैं कि हम कामयाब हो गए हैं, लेकिन ये कामयाब नहीं होने वाले हैं। वो भी किसी न किसी दिन इस गड्ढे में ऐसे गिरेंगे कि दोबारा निकल नहीं पाएंगे। वैसे भी नाज़रीन, मगरबी एशिया का जो बहरान है इस कदर शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। मैं जंग की बात कर रहा हूँ। इसराइल और अमेरिका ने जानबूझकर एक गैर कानूनी और नाजायज़ जंग मुसल्लत कर दी है ईरान पर, जिसका खुमियाजा सारी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। और ये बहरान जो है आलमी मईशत के लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित हो रहा है। खुद अमेरिका और इसराइल को इन 30 दिनों के दौरान, जंग 30वें दिन में दाखिल हो गई है, इन 30 दिनों के दौरान 120 अरब डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। जबकि मशरिक़ वस्ता के ममालिक को आपने देखा कि किस तरह यानी बिलवास्ता तौर पर निशाना बनाया गया है इसराइल और अमेरिका ने, और ईरान का बहाना बनाते हुए उनकी मईशत तबाह करने की जो साजिशें रची गई थी उस पर अमलावरी भी शुरू हो गई है और मशरिक़ वस्ता की बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। तो हम ये कहते हैं कि उसके बावजूद भी मशरिक़ वस्ता के जो ममालिक है, क़तर है, बहरीन है, ओमान है, और जो दूसरे ममालिक है, वो जिस अंदाज़ में यानी अपना यानी अंदाज़ इख्तियार किए हुए हैं पुरअमन रहने का, वो बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने अब ख़ुद को इस जंग में झोंकना गवारा नहीं किया, ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर ये जंग में इस तरह के ममालिक दाखिल हो जाते या शामिल हो जाते तो इसके बहुत बुरे नताइज बरामद होते। तो बहरहाल नाज़रीन, एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि मगरबी एशिया का बहरान आलमी मईशत के लिए बहुत ही ख़तरनाक है, और सबसे बढ़कर उसमें ये बात कही गई कि हिंदुस्तान में इस बहरान के नतीजे में महंगाई में ज़बरदस्त इजाफा हो सकता है। आप अच्छी तरह जानते हैं अगले माह यानी अब अप्रैल में ये इंतखाबात होने वाले हैं, यानी केरला में, तमिलनाडु में, और फिर मगरबी बंगाल है, या फिर आप देखेंगे कि यानी आसाम है। इसके अलावा मगरबी ज़ेर यानी मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाका पुडुचेरी है। पुडुचेरी जो है वहाँ पर भी इंतखाबात होने वाले हैं, और आपको ये बताना ज़रूरी है कि तकरीबन 900 के करीब इसमें असम्बली हलक़े हैं। तो बहरहाल इन हलक़ों के लिए इंतखाबात होने वाले हैं, और आप देखिए कि इन इंतखाबात के फौरी बाद जो महंगाई में इजाफा होगा, भक्तों को मालूम होगा कि पेट्रोल 150 रुपये से ज़ायद फ़ी लीटर भी फ़रोख्त हो सकता है। इसी तरह अशियाए माहतियात जो है, खाने पीने की जो अशिया हैं, अशियाए खुर्दनोश है, तेल है, दालें हैं, उनमें भी ज़बरदस्त महंगाई बढ़ सकती है, और रिपोर्ट में बताया गया है। और रिपोर्ट में यहाँ तक कहा गया है कि एक जमूद पैदा हो सकता है, स्टैग्नेशन जो होता है वो पैदा हो सकता है, और फ्रीज जो हो जाएगी हर चीज़, ये कहा जा रहा है। तो बहरहाल ये जो रिपोर्ट आई है हकीकत पर मबनी है। अब देखना है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी क्या करते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है नाज़रीन कि जहाँ तक मोबाइल फ़ोन्स का सवाल है, ये जो लत है ये इंसान को ही नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि जानवरों को भी तबाह कर रही है। और हद तो ये है कि ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं वो बच्चे बहुत ज़्यादा इस लत का शिकार है, इस लानत का शिकार है। मुख्तलिफ वो बीमारियों में यानी नफ्सियाती बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, यहाँ तक कि उनमें ख़ुदकुशी के रुझानात पैदा हो रहे हैं। आपको बता दूं कि राज्यसभा में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के रुकन है डेरिक ओब्रायन बहुत ही दानिशवराना अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। तो उन्होंने राज्यसभा में कहा कि मुख्तलिफ तहक़ीक़ाती रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि बच्चे और नौजवान जो लत में मुब्तला है मोबाइल फ़ोन की, कम अज़ कम दिन में 8 घंटे ये मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, और हर साल 20,000 बच्चे ऐसे होते हैं जो इस लत की वजह से ख़ुदकुशी कर लेते हैं। और उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, और इसमें तबाही व बर्बादी से बचाने के लिए, बच्चों को ख़ुदकुशी से बचाने के लिए, उनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए फ़ौरी इक़दाम करना चाहिए। सज्जा साहब, ये देखें, एक मोबाइल की जो वबा है ये बहुत संगीन शक्ल इख्तियार करती जा रही है। जिस तरीके से इस मुल्क में जो है नफ़रत की वबा सरायत करती जा रही है, ताज्जुब की बात है एक प्रोफेसर के जहन में ये नफ़रत है कि वो मुसलमान को जो है दहशतगर्द करार देता है, और वो तसव्वुर ये करता है, इमेजिन ये करता है कि सारे जो है फसाद की जड़ मुसलमान के हैं, तो इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है। तो ये जो जिस तरीके से इन्होंने एक झूठे प्रोपेगेंडों के ज़रिए इस मुल्क में नफ़रत का माहौल पैदा किया है, उस नफ़रत के चलते ये जो संगीन मसाइल हैं,
जैसे कि अभी आपने 2 रिपोर्टें पढ़ के सुनाई। एक में ये कहा आपने कि मुल्क में आने वाले दिन बहुत बदतरीन होने वाले हैं, महंगाई बहुत भयानक होगी, स्टैग्नेशन की सूरत हाल होगी और हुकूमत इन चीज़ों से लोगों का जहन बटाने की कोशिश कर रही है। पहला मसला ये है। दूसरा मसला, जैसा कि आपने कहा कि फ़ोन की लत बच्चों में बहुत तेज़ी से जो है सराहियत करती जा रही है। स्कूल के बच्चों में जिस तरीके से फ़ोन की लत पड़ रही है, छोटी छोटी उम्र के, देखिए 2-2, 3-3 साल के बच्चे जो है फ़ोन के पीछे पागल हुए जा रहे हैं। और अब जैसे कि जो है बाज़ाब्ता देखिए राज्यसभा में रिपोर्ट पेश करना, तो वो रिपोर्ट झूठी तो नहीं हो सकती कि सालाना जो है 20,000 बच्चे इस लत की वजह से खुदकशी कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हाल ही में एक जो है खबर आई थी यूपी से, आपने भी देखा होगा, गाज़ियाबाद से खबर आई थी कि 3 बहनों ने ऊपर से, बिल्डिंग के ऊपर से खुदकुशी कर ली, क्योंकि उनको वो गेम जो मतलब एक कोरियन गेम था वो जी, वो गेम जो है खेलने से मना किया था माँ बाप ने और उनके मोबाइल छीन लिए गए थे, जिसके बाद इन 3 बहनों ने जो है ऊपर से जो है छलांग लगा के खुदकुशी कर ली। पूरा जो है पूरा मुल्क गम में डूब गया था जब ये खबर आई थी। तो यकीनन ये खबरें बहुत खौफनाक हैं। देखिए बार बार कहा जा रहा है कि बच्चों का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ रहा है, बच्चों में झंझलाहट पैदा हो रही है, एग्रेशन की जो है सूरत हाल पैदा हो रही है, जारहियत बच्चों में जो है पैदा हो रही है, नफ्सियाती मरीज़ बन रहे हैं, उनकी आँखों के मसले पैदा हो रहे हैं बच्चों में, जहन उनका माऊफ होता जा रहा है, वो सोचने समझने की जो सलाहियतें होती हैं तख्लीक की बच्चों में जो होनी चाहिए फितरी तौर पे, वो सलाहियतें सल्ब होती जा रही हैं। इतनी ख़तरनाक वबा बन गया है ये फ़ोन, इतनी ख़तरनाक जो है बीमारी बन गया है फ़ोन, इतनी ख़तरनाक समाजी मसला बन गया है फ़ोन। तो यकीनन इस पे बहुत ज़्यादा जो है तवज्जो देने की ज़रूरत है। और इस बला से, इस वबा से, इस जो है समाजी बुराई से बच्चों को बचाने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए, ये सब कुछ जो है बहुत तेज़ी से इक़दाम करने की ज़रूरत है। देखिए अभी हम सुन रहे हैं कि कुछ मुल्कों ने यूरोप के फ़ोन पे पाबंदी लगा दी है। इवन मलेशिया, इंडोनेशिया में 15 साल के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल फ़ोन पे पाबंदी लगा दी गई है, बच्चों को फ़ोन देने से मना कर दिया गया है। और हमारे हिंदुस्तान का हाल ये है कि सारी रिपोर्टें, सारे जो है असबाक, सारे होमवर्क फ़ोन पे भेजे जा रहे हैं। और आप देखिए कि बहुत अफसोस की बात है, पहले जो होता था वो प्रैक्टिकली काम करवाया जाता था और बच्चे अच्छा पढ़ा करते थे। अब देखिए अब हाल ये हो गया कि चैट जीपीटी हर मसले का हल निकल दिया गया है। तो इससे बहुत मैं समझता हूँ कि गलत मिसालें कायम हो रही हैं। वैसे मैं नाज़रीन आपको बता दूँ कि मरकज़ में बीजेपी 2014 से इक़्तिदार में है, अमित शाह वज़ीर दाखिला है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तो विकसित भारत की बात करते हैं, तरक्की याफ्ता भारत की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। और लेकिन कहा यह जाता है कि सबसे विश्वासघात करते हैं। मिसाल के तौर पर आपको बता दूं कि अमित शाह ने मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात को देखते हुए वहां पर ममता बनर्जी की हुकूमत को बदनाम करने के लिए ममता बनर्जी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट रिलीज़ की है। अब चार्जशीट रिलीज़ की है, दरअंदाजी का इल्ज़ाम आयद किया है और कहा है कि मगरबी बंगाल जो है वो दरअंदाजी का एक प्रिंसिपल कॉरिडोर बन गया है, यानी राहदारी बन गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह हैं या ममता बनर्जी है? ये एक अहम सवाल है, इसका जवाब अमित शाह को भी देना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला पैदा होता है और पुलिस अमित शाह के अंडर में काम करती है, और अगर लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होता है या दरअंदाजी होती है तो इसके लिए अमित शाह जिम्मेदार होते हैं, मोदी जिम्मेदार होते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं यानी 2014 से ये, तो इस पर किसके लिए गैर शाइस्ता अल्फाज भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन हम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि उन्होंने आज सऊदी शहजादे के खिलाफ भी एक गंदी ज़बान इस्तेमाल की है। तो बहरहाल नाज़रीन, अमित शाह से अब ममता बनर्जी की जो पार्टी है उसने ये भी सवाल किया है कि तुम तो हमारे खिलाफ चार्जशीट पेश कर चुके हो या रिलीज़ कर चुके हो, तो ये बताओ कि हिंदुस्तान में जो ख़वातीन लापता हो रहे हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या ममता बनर्जी जिम्मेदार है या मोदी हुकूमत जिम्मेदार है? एक अहम सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। यानी मुँह पर एक ऐसा ज़ोरदार तमाचा है जिसकी आवाज़ सारे हिंदुस्तान में सुनाई दे रही है। अब ममता बनर्जी की पार्टी के जो एक रुकने पार्लियामेंट है
महुआ मोइत्रा, उन्होंने भी सवाल किया है कि ख़वातीन हर साल, आपको बता दूं कि 45,000 ख़वातीन की इस्मत रेज़ी की जाती है, जबकि हक़ाइक़ देखा जाए तो 3.5 लाख ख़वातीन की इस्मत रेज़ी होती है और जिसमें सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होती हैं वो दलित होते हैं। तो अमित शाह से ये सवाल किया गया है कि क्या इसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार है या अमित शाह और मोदी जिम्मेदार है, इसका जवाब भी ये नहीं दे सकते। इसके अलावा आप देखेंगे कि जहाँ तक मुसलमानों और दलितों पर मज़ालिम का सवाल है और जानबूझकर मुसलमानों के साथ जिस तरह का तासुब, जानिबदारी का मुजाहरा किया जा रहा है, और उसके सिलसिले में भी सवाल किया गया है कि इसके लिए क्या ममता बनर्जी जिम्मेदार है या अमित शाह और मोदी जिम्मेदार है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि आज मोदी हुकूमत में जिस तरह महंगाई में इजाफा हुआ है, हद तो यह है सज्जाद साहब के रुपये की जो कदर गिर रही है, मुसलसल गिर रही है। और चीफ मिनिस्टर के हैसियत से मोदी ने, गुजरात के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से ये कहा था 2014 से पहले कि भाई, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौरे हुकूमत में उस वक्त रुपये की जो वैल्यू थी 55 to 60 रुपीस जो होते थे इंडियन, वो $1 के बराबर होते थे। तो मोदी का कहना था कि जिस मुल्क की करेंसी गिर जाती है, आलमी सतह पर उसकी इज्जत गिर जाती है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि हिंदुस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा जो करेंसी गिरावट हुई है, यानी रुपये की कदर में कमी हुई है, हमारे मोदी जी की क़यादत में हुई है, मोदी जी की हुकूमत में हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोदी जी ने हिंदुस्तान की इज्जत गिरा दी। अपनी तो इज्जत गिरी ही हुई थी, अब हिंदुस्तान की भी इज्जत गिरा दी है। लेकिन हम जैसे मुहिब वतन हिंदुस्तानी यही कहते हैं कि मेरा भारत महान। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि मोदी जी की क़यादत में रुपए की जो वैल्यू है डॉलर के मुकाबले में बहुत गिर गई है। तारीख़ में इसकी मैं समझता हूं कि ये बदतरीन मिसाल बन गया है। और आपको ये भी बता दूं कि किसी में हिम्मत नहीं है कि मोदी पर उंगली उठा सके और पूछ सके कि भाई साहब, आपकी हुकूमत में जो करेंसी की वैल्यू है वो क्यों गिर गई है। आज $1 94 या 95 रुपये के करीब आ गया है, यानी मसावी हो गया है सज्जाद साहब। जी बिल्कुल, देखिए यकीनन ये सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है और आप चार्जशीट दाखिल जारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज 94.28 गुज़िश्ता रोज़ रेट था डॉलर का। अच्छा। 94.28 जी जी जी। और आज वज़ीर आज़म मोदी कह रहे हैं, उन्होंने नोएडा में जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया, तो मोदी साहब कह रहे हैं कि जंग के बहरान के बावजूद जो है हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो है डॉलर की कीमत गिर रही है, माशी बहरान की जो है अंदेशे ज़ाहिर किए जा रहे हैं और माशी माहिरीन ये कह रहे हैं कि आने वाले दिन बहुत बुरे साबित हो सकते हैं। और जो है हिंदुस्तान में महंगाई हर दिन आए दिन जो है, अब देखिए गैस सिलेंडर आप ही ने 60 रुपया जो है महंगा कर दिया। तरक्की कर रहा है हिंदुस्तान, बिल्कुल। और आप कह रहे हैं कि इंडिया तरक्की कर रहा है, तो इससे बड़ा जो है झूठ और क्या हो सकता है। डंके की चोट पे आप झूठ बोलेंगे, लोगों को मिसगाइड करेंगे, धोखा देंगे। और अफसोस का मकाम है कि ये जो आपकी नाकामियाँ हैं, इसको छुपाने के लिए आप मज़हब को जो है एक शील्ड के तौर पे, ढाल के तौर पे जो है आप इस्तेमाल करेंगे। यकीनन ये बहुत ही जो है तशवीशनाक बात है। और आने वाले दिन कैसे, देखिए अभी बहरान इतनी जो है भयानक शक्ल इख्तियार कर गया है, तो आने वाले दिन कैसे होंगे कोई नहीं जानता। आज ही कतारें लंबी लंबी पूरे इंडिया में देखी जा रही हैं, गैस की कतारें, पेट्रोल की कतारें। वैसे भी सज्जाद साहब, अब देखेंगे मोदी जी को पता नहीं आदत है कि सारे हिंदुस्तान को कतार में लगा देते हैं। आप नोटबंदी के मामले में देखिए, जीएसटी के मामले में देखिए, लॉकडाउन के मामले में देखिए, तमाम हिंदुस्तान को कतारों में लगा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, हम ये कतार बढ़ने नहीं देंगे क्योंकि वक्त हो चुका है खबर व ख्याल का। तो बहरहाल हम आपसे इजाज़त लेते हैं क्योंकि कतार हम नहीं पसंद करते। तो नाज़रीन, अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसन को इजाज़त दे दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।